धन्यवाद मैम एवं धन्यवाद सारे अतिथि मैम। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने ईश को स्मरण करते हैं और मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुची अरोड़ा मैम को कि वे आए और प्रार्थना में हमारे सबों से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे डाल लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे और अपने सिरों को झुकाकर हम अपने अपने ईश का स्मरण करेंगे। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का एक साधन बना। जहाँ घृणा है वहाँ मैं प्रेम उपजाऊं, जहाँ संदेह है वहाँ विश्वास, जहाँ हताशा है वहाँ आशा, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश, जहाँ असमानता है वहाँ समानता, जहाँ उदासी है वहाँ आनंद। हे दिव्य प्रभु, मैं समझे जाने का इतना प्रयास ना करूं जितना कि समझने का, प्रेम पाने का इतना आकांक्षी ना हूं जितना प्रेम देने का, सहानुभूति पाने का इतना प्रयास ना करूं जितना सहानुभूति देने का, क्षमा पाने का इतना आकांक्षी ना रहूं जितना क्षमा देने का, और पाने का इतना अभिलाषी ना हूं जितना देने का, क्योंकि क्षमा करने के द्वारा ही हम क्षमा किए जाते हैं, देने के द्वारा ही हम समृद्ध होते हैं और ज्ञान के प्रकाश में सत्य को पहचान कर सही निर्णय लेने और सही मूल्यों को जीवन में समाहित करके दूसरों के अंधकार भरे जीवनों में ज्योति का संचार करते हैं। धन्यवाद। के साथ साथ जब तक ईश्वर की स्तुति आराधना ना हो तो प्रार्थना का लगता है कोई अर्थ जो है वो अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए मैं श्रीमती अपर्णा एरियल को आमंत्रित करूंगी कि वो एक वंदना गीत जो है हमारे सामने प्रस्तुत। कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और साथ ही छात्र छात्राओं का मैं एक प्रार्थना गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर प्रार्थना का एक अर्थ, एक मीनिंग होता है और ये जो गीत है मेरे शिक्षक आदरणीय A.K. राव सर ने लिखे थे। तो हम सभी यहाँ विभिन्न धर्म के लोग बैठे हुए हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई क्रिश्चियन है। तो अर्चना, वंदना और प्रार्थना और साधना, इन चारों का मीनिंग आप समझ सकते हैं। यही इस गीत में है कि प्रभु की आराधना हम किस तरह से पूरे मन से करें। जग के स्वामी तुम प्रभु जी, जग के स्वामी तुम प्रभु जी, अर्चना को दो आधार, श्री नवाज तेरी सुनो, साधना को दो आधार। जग के स्वामी तुम प्रभु जी, अर्चना को दो आधार, श्री नवाज तेरी सुनो, साधना को दो आधार। जग के स्वामी तुम प्रभु जी, कंपन करती है लहरें तेरे इशारों पर, कंपन करती है मन, अंधेरा प्रकाश भर दे, मन अंधेरा प्रकाश भर दे, मन में भर दो प्यार, साधना को दो आधार। जग के स्वामी तुम प्रभु जी, सांसों के सरगम में तुमको समाए रहे, सांसों के सरगम में तुमको समाए रहे, सुख दुखों के पलों में
प्रभु जी अर्चना को दो आधार, श्रीनिवास तेरी सुनो, साधना को दो आधार जी। थैंक यू। बहुत सुंदर स्तुति गीत के लिए अपर्णा मैडम का धन्यवाद करती हूँ। अब अवसर होगा अतिथि स्वागत के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। सर, मैम, आप लोग सभी हमारे महाविद्यालय में आए, हम सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने अपने व्यवसाय में आप लोगों ने बहुत नाम कमाया है। संघर्ष के साथ आप सभी ऊपर उठे हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस की, किसी भी कार्य की शुरुआत जो है वैसे ही नहीं हुई, वो संघर्ष से शुरू होती है। और आप सब यहाँ उपस्थित हैं हमें वो सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हम सभी आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस आयोजन का प्रयोजन समझाने के लिए मैं डॉक्टर राम उर्मलिया सर को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और हमें इसके बारे में जानकारी दें। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं सभी अतिथियों, प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों एवं स्थानीय उद्योगपतियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। आज के आयोजन का प्रयोजन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन कर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिस हेतु शैक्षिक जगत में रुचि एवं विशेषज्ञता रखने वाले यथा प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों एवं स्थानीय उद्योगपतियों को आमंत्रित कर कार्यशाला का आयोजन करना है एवं कार्यशाला के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, प्रशिक्षता, सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा के लिए विद्यार्थियों को संबद्ध किया जाना है तथा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही के लिए संस्थाओं का चयन किया जाना है। थैंक यू। धन्यवाद सर। प्रकृति बदलाव चाहती है और समय समय पर हमारे एजुकेशन में भी बहुत से बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री प्रदीप यादव सर को और उसके बाद श्री दुष्यंत शुक्ला सर को कि वे आएं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय हमारे सामने रखें। महाविद्यालय परिवार तथा महाविद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से आमंत्रित सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने अपने कीमती समय से समय निकाल के हमें समय दिया तथा सभी छात्र छात्राओं का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आज के समय में आप सुन रहे होंगे, आसपास बहुत चर्चाएं चल रही हैं नई शिक्षा नीति की, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो। शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप शिक्षा का जो एक पुराना जो परंपरा थी, ये जो परंपरागत शिक्षा जो पहले चल रही थी, समय के अनुसार उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये जो पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया है इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। आपने सुना होगा मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव, वोकेशनल और उसके बाद है फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। ये आपके विषय की श्रेणी है। तो जैसा कि बताया गया, मेजर और माइनर के सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी रहते हैं, जो पोर्टल पे आपको सिलेक्ट करते हैं और वो आपको चूज करना पड़ते हैं कि वो कंपलसरी है। लेकिन जो इलेक्टिव है और जो वोकेशनल है उसमें चॉइस है आपके लिए। तो आज के जो इस आयोजन में हमने जो अतिथियों को आमंत्रित किया है, मुख्य रूप से हमें उनका मार्गदर्शन जो मिलेगा वो 3rd और 4th पेपर के लिए प्राप्त होगा, क्योंकि जो तीसरा और जो चौथा पेपर है जिसको इलेक्टिव और वोकेशनल कहा गया है उसमें विभिन्न प्रकार के विषय और जो टॉपिक दिए गए हैं। हमारे बीच में अपने क्षेत्र से जो महारत हासिल रखने वाले हैं
जो कि एक विशेष स्थान रखते हैं अपने शहर में, अपने डिवीजन में या प्रदेश स्तर पे। हमें ये गर्व का विषय है कि हमारे बीच वो अतिथि आज हमारे पास उपस्थित है। तो आप समय होगा कि हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए अपने जो अतिथि हैं उनसे उनका मार्गदर्शन या उनका जो अनुभव है वो हम लेंगे, जिससे कि हमें इस नए एजुकेशन सिस्टम से पूरा लाभ होगा। धन्यवाद। श्री दुष्यंत शुक्ला सर। जैसा कि प्रदीप सर ने हम सभी को बताया कि हम आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और हमने इतने विशिष्ट लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, ताकि आपको जो विषय चयन में है आसानी हो। क्योंकि अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई शुरू होने वाली है, के तहत पढ़ाई जो चालू होने वाली है, उसके तहत इनको थर्ड और फोर्थ पेपर में बहुत सारे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को चयन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इन विशिष्ट अतिथियों को यहाँ बुलाया है ताकि वो आपके विषय चयन में आपकी मदद कर सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन इलेक्टिव में कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी रखा गया है, तो मुझे कंप्यूटर में बोलने के लिए कहा गया था। तो कंप्यूटर में भी ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसा आप जानते हैं साइंस एक विषय होता है, साइंस के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही कंप्यूटर एक स्ट्रीम है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते थे। अभी तक जो ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन को शामिल किया जाता था एक विषय के तौर पे, उसमें कंप्यूटर 3 सालों में छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर पढ़ाया जाता था। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर साल आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो भी रहेगा उसके ऊपर अध्ययन कराया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हमने पिछले सालों में जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनने फर्स्ट ईयर में आईटी पढ़ा होगा और डीटीपी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे उस हर विषय के लिए एक स्पेशल विषय के रूप में चयन करने का ऑप्शन आपके पास दे दिया गया है। जो भी छात्र डीटीपी करना चाहते हैं उनके लिए डीटीपी का कोर्स है, जो पब्लिशिंग चाहते हैं उनके डीटीपी का कोर्स है। टैली को जोड़ा गया है, टैली को विशेष तौर से जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग में जोड़ा गया है। और वेब डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। एमएस ऑफिस में अभी तक आप पढ़ते थे 2 या 3 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाए जाते थे। आप सबको पता होगा एमएस ऑफिस में लगभग 7-8 सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब एमएस ऑफिस डिटेल में आप 3 वर्षों तक अध्ययन कर पाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, उसमें वेब डिजाइनिंग है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सामने उपस्थित हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है इन सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाने का? इनका मेन उद्देश्य जो है शिक्षा को रोजगार परक बनाना। अभी तक आप केवल विषय का जो था वो थ्योरेटिकल अध्ययन करते थे, अब आपको प्रैक्टिकल अध्ययन ज्यादा करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हर सब्जेक्ट का मिलेगा और उन टॉपिक्स का मिलेगा जो आपके जीवन में आगे काम आएंगे। जैसे आप एमएस ऑफिस करते हैं तो एमएस ऑफिस में टोटल 3 साल में पूरा एमएस ऑफिस शुरू से लेके मतलब पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, आउटलुक सबको एक वर्ष में अध्ययन कराया जाएगा। अभी एक ही सेमेस्टर में सारा का सारा अध्ययन करा देते थे, एक चैप्टर में करा देते थे। अब उसको अलग अलग वर्ष में अलग अलग टॉपिक को अध्ययन करा। वैसे ही अकाउंटिंग के लिए है, जीएसटी है और मार्ग है, ईआरपी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वे सारे आपको जीएसटी के साथ पढ़ाए जाएंगे। वेब डिजाइनिंग आप करते हैं तो वेब डिजाइनिंग HTML से लेकर VB.NET और सारे जो SQL सर्वर हैं उन तक आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब हर विषय की आपको व्यापक जानकारी मिलेगी। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो ये सब्जेक्ट ओपन किए गए हैं। रोजगार परक भी हैं ताकि आप स्टडी के साथ साथ कोई रोजगार भी कर सकें। उसी उद्देश्य से हमने अपने अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। उसमें एक टॉपिक इंटर्नशिप का भी है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है या ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए समाज में जो व्यापारीगण हैं वो आपकी मदद करेंगे। उनके पास आप जाएंगे इंटर्नशिप के लिए तो वो आपको मना ना करें। इस सबके उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया। ये शुरुआत है, यहाँ से हर कॉलेज के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रमों की श्रेणी शुरू हो रही है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बुलाऊंगा मैडम को आगे के कार्यक्रम की। अवसर होगा कि हम अपने मुख्य अतिथियों का उद्बोधन सुनेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और ये अनुभव जो वो हमसे हमारे सामने शेयर करेंगे उनको सुनेंगे और मुख्य जानकारियां जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री के बरोहा जी को कि वे आए और अपना उद्बोधन।
धन्यवाद। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय की प्राचार्य और सभी हमारे व्याख्याता और उपस्थित अतिथि और बालक बालिकाएं जो हमारे देश का भविष्य है। निश्चित है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन जो है शाश्वत है और होते भी रहना चाहिए। बहता हुआ जो जल है वह हमेशा निर्मल होता है, अवन होता है और वह अपनी दिव्यता बनाए रखता है और स्थिरता जो है वह तालाब के जैसे होती है और वह अपने आप गंदगी को समेटे नहीं। तो ये बदलाव जो हुआ है निश्चित
इन बदलावों के साथ हम अपने सार्वजनिक बनाने के लिए तैयार रहें और आज के इस कार्यक्रम किया मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ श्री राम सरकार आचार्य मैडम का और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं श्री अशोक शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी। श्रीमती दीप्ति खरे को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। हेलो, सबसे पहले मैं वंदना करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, मुख्य अतिथि, कॉलेज स्टाफ, बच्चों को। अब मैं यहाँ, मेरा नाम दीप्ति खरे ऐश्वर्य ब्यूटी पार्लर से हूँ और मेरा पार्लर 20 ईयर्स से है और मतलब पार्लर एक बहुत अच्छा बिजनेस है यदि आप करना चाहें तो। महिलाओं के लिए आजकल तो जेंट्स भी कर रहे हैं, लड़के भी कर सकते हैं, तो यदि आप इसमें कैरियर बनाएं, क्योंकि अब ये मतलब फैशन नहीं रह गया, ये जरूरत है। तो यदि इसमें आप करेंगे काम तो बहुत अच्छा होगा और हम, मेरे लिए तो दमोह वालों ने बहुत प्यार दिया है, मैं मतलब बहुत सक्सेस हूँ इस काम में। तो यदि आप लोग भी चाहें तो बहुत अच्छे से ये बिजनेस कर सकते हैं और बस मैं यही कहना चाहूँगी और सभी का इसका मतलब बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मुझे चुना और जो भी हेल्प हो आप लोगों को मेरे से, मैं हर समय आप लोगों के लिए मौजूद रहूँगी। जैसा भी आपको मेरे से मार्गदर्शन चाहिए उस कार्य की महत्वता तो हमने अभी पैंडेमिक समय में समझी और शायद आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको अभी इतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि माता पिता कमाते हैं और वो घर का घर चलाते हैं, लेकिन अब आप उस स्तर पर जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कार्य की क्या महत्वता होती है और कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, सब कार्य करना आना चाहिए। बहुत से लड़के लड़कियां हंस रहे थे, मैं बता रही थी ब्यूटी पार्लर का कार्य, हम सोचते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कार्य जो है वो वही करते हैं शायद जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या घर में खाली बैठे हुए, लेकिन मैम ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि ये अब आवश्यकता बन गई है। छोटे से लेकर बड़े घर की औरतें या पुरुष भी जो है वो पार्लर जा रहे हैं अपने रूप रंग को संवारने के लिए और ये एक अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी कमाई भी की जा सकती है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनिल अरोरा सर को कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले मैं आप महिलाओं और बच्चों को सज्जनों को प्रणाम देता हूँ। मैं ऑटोमोबाइल लाइन से हूँ, मैं ऑटोमोबाइल लाइन से हूँ और मैं इधर उधर का कुछ जानता नहीं, बाकी मैं आपको बता दूँ या कम लोगों को ये पता है कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रीम से चलने वाली बस दमोह में चला करती थी और उसके लाया हुआ करते थे, वहाँ स्ट्रीम में पैसा याद आ रहा है और हफ्ते में हर शहर में ढूंढी पीटी जाती थी और एक दिन पहले उसमें कोयला डालने को स्टार्ट की जाती थी, फिर वो जबलपुर की तरफ रवाना करते थे। ये काफी वर्षों तक रहा। उसके बाद टाटा ऑटोमोबाइल्स ने डीजल का आविष्कार किया, डीजल इंजन बस ट्रक वगैरह का, और वो चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते छोटी गाड़ियों में 1109 700 विभाग है आज की पीढ़ी के लिए। क्यों है? शायद आपने अभी 3-4 साल से आप लोगों के कोर्स में भी शामिल है उद्यमिता सब्जेक्ट। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। जब मैं उद्यमिता के बारे में उनसे पूछता हूँ कि बच्चों उद्यमिता क्या होता है,
पूरा 1 वर्ष का कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उद्यमिता के बारे में उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बड़े दुख की बात है। जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्यमी सामने हमारे बैठे हुए हैं। बच्चों को उद्यमिता के संबंध में इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, या PSC फाइट करना है, या बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है। उद्यमिता के क्षेत्र में क्यों नहीं जाना? उद्यमिता के क्षेत्र में इसलिए नहीं जाना क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा उनकी, जैसे जापान में, चाइना में, उद्यमिता का शुरुआत से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू से ही देना स्टार्ट हो जाता है। उनको उनकी रुचि के अनुसार, जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या अन्य क्षेत्रों में उनको विषय चयन करने का मौका दे दिया जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षा नीति में, जैसा नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें अभी मैंने गहन अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन ये निश्चित है कि उसमें इस बात को शामिल किया गया होगा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। यदि उनको उद्यमिता से शुरू से ही जोड़ दिया जाएगा, निश्चित तौर से आने वाले समय में उद्यमियों को खोजना नहीं पड़ेगा, मजबूरी बस वो चयन नहीं करेंगे इस विषय से, बल्कि स्वेच्छा से वो इस विषय से जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्वयं को पहचान करके स्वयं का काम करने में जो आनंद आता है, उसका एक अलग ही थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। आप सचदेवा सर से पूछिए, उनको कितना आनंद आता है जो ये उद्यमिता का काम कर रहे हैं। इनके साथ के बहुत सारे लोग नौकरी से लगे हुए हैं, कोई बाबू बना, कोई हो सकता है डिप्टी कलेक्टर बना हो, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है? आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, वो उसको सैलरी पैकेज मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा। सर के लिमिट नहीं है कोई कमाने की, करोड़ों कमा सकते हैं, करोड़ों कमाते हैं। जो सुख सुविधाएं एक उद्यमी ले सकता है, वो सुख सुविधाएं एक डिप्टी कलेक्टर नहीं ले सकता। वो चाहे तो कभी भी अपना व्यवसाय चेंज कर देगा। नौकरी वाला सोचेगा, भैया 100 बार सोचेगा कि चेंज करूंगा तो यार अगला मेरा क्या पड़ाव रहेगा। नहीं, तो उद्यमिता एक ऐसा विषय है जहां पे आपको फ्रीडम मिलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा मिल जाती है। जब आप इस विषय को अपना लेते हैं, इस क्षेत्र में चले जाते हैं, आने वाली पीढ़ी आपकी सुरक्षित हो जाती है। अब कैसे सुरक्षित होती है? रिटायरमेंट के बाद नौकरी छोड़ के नहीं जाता, लेकिन उद्यमिता या उद्यमी व्यक्ति जो होता है, रिटायरमेंट के बाद अपना बना बनाए एक प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए देके जाता है कि बेटा ये मेरा करोड़ रुपए का ये प्लेटफॉर्म है, करोड़ रुपए का शॉप है या बिजनेस है, इसको तो समझ। अरोड़ा साहब का बच्चा सुखी रहता है। क्यों? उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, उसको बचपन से ही अरोड़ा साहब ने अपने शॉप पे बिठाना शुरू कर दिया। सर लेकिन प्लेटफॉर्म आपने ही दिया बच्चे को, प्लेटफॉर्म तो आपने ही दिया। और डिप्टी कलेक्टर अपने साथ बैठा के उसको बोलेगा बेटा मेरे साथ बैठ, इसी चेयर के बगल में बैठ। डिप्टी कलेक्टर का बच्चा डिप्टी कलेक्टर बनने में हो सकता है समर्थ न हो। तो ये शुरुआत जो होता है उद्यमी के बारे में, उद्यमिता के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए और गंभीरता से इस विषय का अध्ययन करना चाहिए। उद्यमी कौन है? आज ही आप उद्यमी बन सकते हैं, आज से ही आपकी उद्यमिता शुरू हो सकती है। कैसे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हर काम को 100% प्रयास के साथ शुरू करें। 100% आपका कमिटमेंट होना चाहिए कोई भी काम करेगा। ये लाइफ जो है, जीवन जो है, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं, ये लाइफ जो है, आपका जीवन जो है, वन टाइम मिला हुआ है, ईश्वर ने एक बार दिया हुआ है। और यदि आपने इसको जाया किया, उद्यमी जाया नहीं करता, हर मिनट का, हर सेकंड का वो यूज करता है। अपना टाइम टेबल बनाता है कि मुझे 16 घंटे काम करना है। 16 घंटे मतलब सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का टाइम टेबल उसका फिक्स होता है। उद्यमी के बारे में बता रहा हूं।
16 घंटे का टाइम टेबल फिक्स रहता है और 16 घंटे के काम में वो अपने फायदे के बारे में सोचता है। पर मिनट वो अपने फायदे के बारे में सोचता है कि मुझे क्या बनना है, कितना बनना है, कहां की ऊंचाई मुझे पानी है, मतलब गोल सेट करता है और वो गोल सेट रहता है तो क्या है, रिस्क लेने की कैपेसिटी उसमें डेवलप रहती है, रिस्क लेता है और वो सकारात्मक सोच के साथ अपने रिस्क को लेता है कि मुझे नफा पूरा जोखिम लेना है, कोई भी काम करूंगा तो मुझे नफा पूरा जोखिम लूंगा और उसके साथ मैं परसुएट करूंगा। उसका परसुएट करने का मतलब क्या होता है, मैं उसको फॉलो अप करूंगा, उसको पाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। तो आप लोगों को उद्यमिता सब्जेक्ट इसलिए चयन करना चाहिए, जैसा कि अभी मेरी शिक्षा नीति आ रही है, उद्यमिता सब्जेक्ट इसलिए चयन करना चाहिए कि आपको जिंदगी में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, जीवन का उपयोग करना है। मैं कई बार हमारे ट्रेनिंग में बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ भैया क्या प्लानिंग है आपकी, सर सोचा ही नहीं, 22-25 साल की उम्र हो गई, सोचा ही नहीं, क्या गोल है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आता क्या गोल का मतलब क्या होगा, लक्ष्य का मतलब क्या होगा, मतलब वो अंधेरे में भटक रहे हैं। आप सभी लोग चूंकि ऐसे सेमिनार से रूबरू हो रहे हो, हमारे सम्मानीय सर लोग आप लोगों को ऐसे सेमिनार से रूबरू करा रहे हैं और कार्यशालाएं बहुत सारी चलती रहती होंगी और बहुत अच्छे माहौल में आप लोगों की शिक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छे माहौल में आप लोग शिक्षा ले रहे हो। तो आप लोग अपने लक्ष्य को पहले उद्यमी बनने के लिए आपको लक्ष्य साधना पड़ेगा और लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में निश्चित तौर से वोकेशनल ट्रेनिंग का ऑप्शन है, उसको गंभीरता से लेनी पड़ेगी, गंभीरता से आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। आने वाले समय में निश्चित तौर से आप लोग एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। हमारे यहाँ अभी मैं 2009 से यहाँ पोस्टेड हूँ दमोह में। जैसा कि अभी खरे मैडम ने अभी बताया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स और ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं। ब्यूटी पार्लर और रेडीमेड गारमेंट्स बुटीक सेंटर के लिए हमारे यहाँ बच्चियां, मैं पिछले करीब 11 साल हो गए मुझे, 12 से 13,000 बच्चियों को हमने ट्रेनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग, बेसिक कंप्यूटर, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, बच्चियों को हमने दिया है, लड़कों की गिनती नहीं। लड़कों को गांव-गांव में हम लोग जाकर के ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारे बच्चों को जो आज अपनी पहचान बना चुके हैं इस क्षेत्र में, चाहे ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में हो, रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने के लिए है। तो पहचान बनाना समाज में, नौकरी ठीक है, नौकरी मिल गई तो ठीक है, कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, बैंकिंग के क्षेत्र में जाए, लेकिन इस क्षेत्र में अलग पहचान होती है, एक सेवा का मौका मिलता है। उद्यमी सेवा का भी काम करता है, उद्यमी व्यवसाय तो करता है, साथ में समाज को एक अपना योगदान भी देता है, सेवा का भी काम देता है। तो आप लोग जरूर उद्यमिता के क्षेत्र में जाएं। उद्यमिता के बारे में थोड़ा सा आप लोग को 2-3 सेंटेंस में समझा दूं। उद्यमिता, कोई भी एक बच्चा थोड़ा सा मुझे बता दे उद्यमिता क्या है। कोई भी एक सेंटेंस में बता दे उद्यमिता का मतलब क्या होता है। उद्यमिता का मतलब उद्यमिता मत समझना, उद्यमी नहीं बनना। कई मैं बच्चों से पूछता हूँ भैया उद्यमिता, अच्छा उद्यमिता नहीं, उद्यमिता नहीं है, उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब क्या होता है? उद्यमिता का मतलब थोड़ा सा आप लोग चुकी है, हो सकता है कई बच्चे जानते हो, संकोच भी नहीं बोल पा रहे। उद्यमिता का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनालिटी। मुझे बोलना अच्छा आना चाहिए, मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा करना आना चाहिए, मेरे अंदर में सृजनात्मक अच्छी सोच होनी चाहिए, प्रबंधन की कला मेरे अंदर में होनी चाहिए, बैठने, सुनने, बोलने, देखने सबकी कला मेरे अंदर में परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति उद्यमी और उद्यमिता के गुणों को समाहित करता हुआ जीवन को जीता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब इन सारे गुणों का समावेश एक व्यक्ति में होगा, निश्चित मान के चलिए हरफन मौला होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, वो समाज में हमारे सम्मानीय सचदेवा साहब जैसे, हमारे सम्मानीय इंजीनियर साहब के जैसे परफॉर्म करेगा, समाज में एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ जीवन जिएगा और साथ में 1500 लोगों के जीवन का साधन भी बनेगा, 1500 लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। उद्यमिता केवल और केवल एक गुणों का समावेश होता है, जिन गुणों के माध्यम से उद्योग संचालित होता है, व्यवसाय संचालित होता है, शिक्षा संचालित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना और आने वाले समय में
आप लोगों को जब भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कोई यदि बात आती है उद्यमिता की, तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा आप लोगों को जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके बाद मैं श्री जावेद मोदी को आमंत्रित करूंगी कि वे आके अपना उद्बोधन दें। Thank you. Respected management and staff, faculties, guests, and dear students. First of all, I would like to introduce myself. I am Zahir Noor. I have done my 5th class from Navjagati School, and during that time, in 79 to 86. 79 I left this Navjagati School from 5th class. I was a board topper. I still remember परवा साहब लोग बता रहे थे कि शिक्षक का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, बड़ी मिस, चरण मिस, अखिल सर, जोसेफ मैडम, मैं आज भी नहीं भूल पाता। इनका प्रभाव है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। After that I have done my 10+2 from Sainik School Yuva. After that I have done my electrical engineering from Regional Engineering College Jaipur, MNIT. MNIT में campus visit के दौरान I was selected for a company of automobiles. That was when they saw my credentials, उनको समझ में आया नहीं he belongs to them. They said अगर आपको नौकरी करना है तो we can pay you a stipend of only 1,900 rupees. I said okay. And you will understand, in that diamond cement, I worked for 20 years in 1/4 salary. To be with my parents, in my place, in my hometown, and when I left my job, in 2010, my salary was 70,000 rupees. Then also, I asked nothing new. आपका फोकस इतना मान्यूट होना है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस का पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, इवन कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे। बट जब आप फील्ड के ऊपर काम करने जाते हो, हमने 90s में इंजीनियरिंग डायमंड सीमेंट में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा ईआरपी सिस्टम लागू हो गया, आपको ईआरपी में सारा काम करना है। ईआरपी एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग सिस्टम है, स्टोर से सारे कोड्स इशू होंगे, जनरेट होंगे। आपके सामने अरोड़ा जी बैठे हुए हैं। अरोड़ा जी से आप मतलब जो चीज अरोड़ा जी बोल नहीं पाए हैं वो ये है कि अरोड़ा जी ने इतनी छोटी सी शॉप से काम किया हुआ है एंड ही रीच्ड टू इट्स हाइट्स। मैं डायमंड सीमेंट में काम करता था, इनका वर्कशॉप के सामने था। आप लोग यू विल अंडरस्टैंड कि जब एक सीमेंट प्लांट में आप काम कर रहे हैं, वहां लंच टाइम में 1 घंटे के लंच टाइम में हमारे पास जगह नहीं होती थी, हम अरोड़ा जी के पास जाके बैठते थे 1 घंटे लंच टाइम। हम अपना टाइम वहां काटते थे। मैंने इनको बहुत करीब से देखा। सत्यवा जी बहुत मान्य, इतने छोटे से काम से स्टार्ट। अगर आपको कोई भी काम करना है, आप कभी ये सोचिए मत कि ये सबसे छोटा काम। कोई भी अगर आपके दिमाग में एक बात है कि नहीं मेरा कुछ करना है, तो छोटे से छोटा काम आप स्टार्ट करें। बस आपको फोकस रहना है। जब तक आप 100% इसमें अपना नहीं लेंगे। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं व्हाट इज करंट। हर बच्चे को घर में वाले में करंट आ गया। तो करंट क्या है? वो 30 साल बाद जब आप काम कर लेते हो तब समझ में आता है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहां से कहां जा रहा है। स्विच और सॉकेट लगे हुए हर घर में मालूम बच्चों, लेकिन कोई कभी ये नहीं पूछता कि ये वाला स्विच, पहले काला स्विच होता था उसको टम्बलर स्विच बोलते थे, ये स्विच क्या है, इसको फ्लश टाइप स्विच बोलते हैं। ट्यूबलाइट है, ये 4 फीट या 2 फीट नहीं क्यों हो गई। तो ये हमारा फोकस इतना बारीकी से होना। खंभे लगे हुए घर के बाहर, किसी को नहीं मालूम था कौन सा खंभा है, क्यों है, किस टाइप, कहीं बीसीसी को दिखता है, कहीं एच बीम्स दिखती है, उनके फ्लैंज रहते हैं। 152 सेंटीमीटर बाय 152 सेंटीमीटर दोनों तरफ से होगा। राइट से या लेफ्ट से हवा का कितना भी प्रेशर आएगा वो बेंड नहीं होगा। फिर आप पूछोगे जो बेंड हो जाती है वो क्या है? वो अंडरवेट, वो करप्शन है। ठीक है ना? तो आपका फोकस, उसका वजन क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है? 9 मीटर, 11 मीटर, 13 मीटर, जितनी जिसको हाइट चाहिए इस टाइप के खंभे आते, उनका वजन क्या होगा? 37.1 kg पर मीटर। लेकिन ये आपको पढ़ने से नहीं आने वाला। ये जब तक आप 10-20 साल वहां नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिकली फील्ड में काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। बट
योर इंटेंशन हैज टू बी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर। आप जीवन में 50 काम कर लेंगे। उद्यमिता के क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास इतना समय है कि मैं 2 दिन एक कंपनी के लिए काम करता हूँ, 28 दिन खाली हूँ। अब वो 28 दिन में मैं क्या कर पाऊँ और क्या करूँ? तो आई ऑलवेज फाइंड वेज एंड मींस कि मैं और क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे जिनको कोई गाइडेंस ये देने वाला नहीं है, तो वो क्या करें? किसी को एनडीए करना है, मालूम नहीं एनडीए कहते जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी 10th 12th के बाद आप एग्जाम, बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं उनको ये नहीं मालूम हम ग्रुप में बैठना था। आपको आज के व्हाट्सएप और फेसबुक के फॉरवर्ड से ही फुर्सत नहीं, उसी का उपयोग आप करो ना। गूगल करके आप देखो ना क्या क्या आप कर सकते हो। आप गूगल करिए ना, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें देखो ना भाई, क्या दिक्कत? कल रात से सारे नेट वगैरह बंद है, कितनी बेचैनी महसूस हो रही सबको, सिर्फ इसलिए कि दूसरों का ज्ञान हम तीसरे को शेयर करते हैं और सोचते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालें। अच्छे सज्जन लोग आए हुए हैं, सब अच्छी बातें बता रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस लोग। बाकी आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी बात में मतलब डैश के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट कुछ भी पूछिए, आपके दिमाग में क्या बात है आप पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपकी डाइवर्सिटी वो है आपकी, और सारी चीजें बेसिक एजुकेशन जब आप ये ग्रेजुएशन के दौर में आते हैं, ये आपकी लाइफ लाइन, ये 3 साल में आपको मैक्सिमम एजुकेशन गेन करना है। यू पीपल आर लकी कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं देख रहा हूँ सब्जेक्ट्स बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पे सब्जेक्ट्स हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट पे हम बात ना करें, बट मैं जो चीज देख पा रहा हूँ पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत इफराज समय है, मेरे पास हमेशा फ्री समय रहता है, और मैं कुछ और भी काम करता हूँ साथ। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। इसके बाद मैं श्री अभय सचदेवा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। जी, श्री इमरान अंसारी जी। Good afternoon to all teachers, principals, guests, and students. I am Imran Ansari, present here on behalf of Shri Abhay Sachdev, Director Sachdev Nursery. सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा देता हूँ सभी को। I am Imran Ansari, working as a scientist in Sachdev Nursery. I have done MSc in agriculture microbiology and I have qualified GATE and NET also. So मैं आप लोगों को बेसिकली मैं तो बायोलॉजिकल फील्ड से हूँ, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें इंटर्नशिप के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या आपके संभावनाएं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप बायोलॉजिकल साइंस लेते हैं तो उसमें आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 3 फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, एनिमल साइंस में जाना है तो वहाँ पर भी कुछ डेयरी टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन वाइल्ड लाइफ होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस में ये चूज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। अबे सर, बच्चों को आप अपनी तरफ से विशेष देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वंदना चरमरन को आमंत्रित करूंगी कि वे अपना उद्बोधन दें। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, हम सबकी यहाँ उपस्थिति के लिए। अपने सभी अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ।
आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमको दिया है, बच्चों के संग अपने अनुभव और अपने क्षेत्र की बातें जो है वो बांटी है। इन सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुख्य रूप से आज का जो वर्कशॉप था वो इस वजह से था कि बच्चे इंटर्नशिप को समझने पाए, उसके साथ साथ वो जिस भी विषय का चयन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को वो चूज करना चाहते हैं, उसमें उनको प्रैक्टिकल लेवल पर व्यवहारिक उसमें जाकर जिन क्षेत्रों में उनको जाना है, जिस क्षेत्र में उनको अपना इंटर्नशिप पूरी करना है, उससे संबंधित लोगों से वो जान सके। आप जो अनुभवी हैं, आपकी बातों को सुन सके और इस बात को समझ सके कि यदि वो आप लोगों से रिलेटेड विषय का चयन करते हैं तो उनको आपकी ओर से निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम मैं ये इस बात को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इंटर्नशिप एक्चुअली क्या है। इंटर्नशिप अपने आप में वो प्रक्रिया है जिसमें एक कोई भी स्टूडेंट जो कर रहा है वो A to Z अपने विषय के बारे में जाने। मैं टीचिंग लाइन से हूँ और जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें भी इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले स्टेप से लेकर अंत तक आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना जरूरी है। एक टीचर बनने के लिए आप टीचर केवल ये नहीं कि आप किताब से आपने जो कुछ भी पढ़ा है या सब्जेक्ट जो है वो आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोल दे और खत्म करें, लेक्चर दे देना बस नहीं है, परंतु वास्तव में एक टीचर को, एक शिक्षक को क्या कार्य करना है वो अब हो सकते हैं कि एक शाला में लेखन से संबंधित, रजिस्टर्स मेंटेन करने से संबंधित, विद्यार्थियों को मैनेज करने से संबंधित, अनुशासन से संबंधित जो भी कार्य करने हैं A to Z। एक स्कूल जो है वो अपने असेंबली से शुरू होता है, दिन भर के लिए क्या काम करने हैं। एक इंटर्न जो होता है वो ये जाकर सीखता है कि एक टीचर को किस तरह से अपना रोल निभाना है। उसमें वो पढ़ाना भी होता है, लिखाना भी होता है, सिखाना भी होता है, रजिस्टर्स को मेंटेन करना भी होता है, टीचर्स को अनुशासित करना, विद्यार्थियों को अनुशासित करना, सारी बातें जो है वो एक इंटर्न को सीखना जरूरी है। टीचर को क्या क्या करना है। तो ऐसा ही आप इस क्षेत्र में जब जाएंगे, चाहे आप अपना कोई व्यवसाय करें या कोई आप जॉब करें, जिस भी विषय को आप चुनते हैं उस इंटर्नशिप में आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट से लेकर लास्ट स्टेप क्या है। हम में से कोई भी जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं पहली 2 सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं तो सीधे तीसरी में छलांग लगाऊंगा, ऐसा कोई नहीं कहता। हम जब चलना शुरू करते हैं चाहते हैं कि ना गिरे तो हम 1 2 3 करके ही चलते हैं। शायद व्यवसाय में यही होता है, जब कोई चाहता है कि पहली सीढ़ी पर मुझे कदम नहीं रखना है, मैं तो चौथी पर छलांग लगा के चढ़ना चाहता हूँ, वो केवल गिर जाता है। तो जब हम कोई भी कार्य शुरू करें, कार्य शुरू करने के पहले हमको सब कुछ जानना, सीखना जरूरी है, और ये समय आपके सीखने का है। अभी की जो पढ़ाई है, मैं कह रही हूँ ऐसा अच्छा नहीं दिखाई देता है, परंतु सुनाई देता है, परंतु ये सच्चाई है कि आज का स्टूडेंट केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है। जैसा आप तिवारी जी भी कह रहे थे, उद्यमिता के विषय में आते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है। तो हम बीएससी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, लेकिन अपने विषय पर हमारा कमांड नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सीखना प्रारंभ कीजिए। अब तक आपने जो भी किया, इसके पहले भी जब हम एक बार पहले ओरिएंटेशन में मिले थे, मैंने आपको कहा था कि आपको सीखना जरूरी है, आपको जानना सब कुछ जरूरी है। परीक्षा पास करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगा, जब तक आपका अपने क्षेत्र में कमांड नहीं होगा, आप सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप ये सोचते हैं कि आपने सिर्फ डिग्री ले ली है तो आप सक्षम हैं, ये सच्चाई नहीं है।
तो सीखना बहुत जरूरी है और वास्तविकता ये है कि सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ये सोचूं कि अब मैं बस हो गया, अब मैं कॉलेज की प्राचार्य पद पे हूँ, अब मुझे सीखना कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मैं पर्याप्त हूँ, तो वहां से मेरा डाउनफॉल होना निश्चित है, वहां से मेरा पतन जो होना प्रारंभ है निश्चित रूप से। और हमें छोटे से छोटे काम से शुरू करना है। हम ये सोचे कि नहीं ऑटोमोबाइल मुझे मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जब तक बड़ा शोरूम नहीं बना लूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। तो आप ऐसे काम हो सकता है कोई लोग कर सके जिनका परिवार, जिनके पास स्रोत इतने हैं कि वो इस तरह से अपना बिजनेस शुरू करें। हो सकता है पहले से प्लेटफॉर्म होने की वजह से, स्रोत होने की वजह से आप प्रारंभ कर सके। लेकिन जिनको शुरुआत करना है वो सोचे कि नहीं मैं छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो ऐसे काम जनरली नहीं बनता है। छोटे से छोटा काम, किसी भी काम को करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से सीखते ही जाते हैं। तो प्रयास करें कि आप जो भी जिस भी विषय का आप चयन करते हैं, एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रुचि हो, दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय को आप कर पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ पा रहे, आपकी उतनी क्षमता है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं। और तीसरी बात ये कि वास्तव में क्या दोस्तों को देखकर आपने ले लिया है या वो आपके जीविकोपार्जन के लिए आगे चलकर रोजगार परक होगा कि नहीं। नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स इसलिए दिए गए हैं, वो जो इलेक्टिव है उसको इसलिए रखा गया है कि आपकी शिक्षा के साथ साथ कुछ भी रोजगार परक कोई हुनर आपके हाथ में हो कि आप उस किसी कार्य को प्रारंभ कर सकें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिन लोगों को आज आपने सुना, हमसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और कोशिश करें कि ऐसे विषय का चयन करें जो आपकी रुचि के अनुसार हो, और दूसरी चीज ये कि जो आपके लिए भविष्य में आपको रोजगार प्रदान करने वाला या आपके लिए जो भी व्यवसाय या जॉब जो भी आप अपनाते हैं उसमें आपका सहायक हो। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ, आपने समय दिया, विद्यार्थियों का धन्यवाद करती हूँ, आपने बैठकर सुना, क्योंकि आजकल यूथ के सुनने की जो क्षमता है वो कम है। आप अपने कामों में ज्यादा बिजी रहना चाहते हैं जो आपको पसंद है, और आप बैठे हैं सुन रहे हैं, आप बधाई की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम के अंतिम भाग में सबसे प्रमुख